दोस्तों नमस्कार, जय भीम। राहुल गांधी नेता विपक्ष होने के नाते उनको जितने भी प्रश्न सत्ता पक्ष से करने थे उन्होंने कर दिए। राहुल गांधी के बोलने के जो तरीके हैं वो राहुल गांधी का स्वभाव है और राहुल गांधी के ऊपर जो एक आक्रामक होने का या फिर सदन के माहौल को बिगाड़ने का जो आरोप सत्ता पक्ष की ओर से लगाया जा रहा है, सदन के नियमों को ताक पे रख करके जिस तरह से उन्होंने बात करने का उनके ऊपर तरीके के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, वो एक अलग पक्ष है। लेकिन राहुल गांधी ने जिस मुद्दे को उठाया, वह मुद्दा देखा जाए तो राहुल गांधी का कोई व्यक्तिगत मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा कहीं ना कहीं देश से जुड़ा हुआ है। राहुल गांधी ने जितने भी सवाल उठाए, चाहे वो अग्निवीर का मामला हो, चाहे वो मामला असम का मणिपुर का मामला हो, चाहे वो मामला अयोध्या में जो विकास कार्यों को लेकर के, चाहे राम मंदिर परिसर का हो, चाहे फिर वहां पे एयरपोर्ट बनाने को लेकर के जो जमीन के हस्तांतरण का अधिग्रहण का मामला और मुआवजे पूरी तरीके से न मिल पाने की बात हो, या फिर अन्य और भी कई मामले, चाहे भय का मामला हो, देश में एक भय का माहौल। ऐसा राहुल गांधी के कहने के पीछे वजह यह है, जो मैं देख पा रहा हूं वो यह है कि 10 साल तक 2014 से 19 के बीच में जो सरकार थी, 19 से 24 की जो सरकार थी, 10 सालों में सदन में विपक्ष नहीं था। क्योंकि विपक्ष की संख्या इतनी कम थी जिसकी वजह से किसी न किसी कारण या किसी न किसी नियम का हवाला देकर के सदन में नेता विपक्ष का चुनाव नहीं हुआ। और सदन में नेता विपक्ष पार्टी ने अपने तरीके से अपने तरफ से बनाया, सदन ने नहीं बनाया। 10 सालों के बाद 2024 के लोकसभा के मैंडेट में सदन को नेता विपक्ष मिला और वह नेता विपक्ष जो है राहुल गांधी बने। और स्वाभाविक है कि 10 साल तक जो सवाल जनता के मन में गूंज रही थी, 10 सालों तक जो सवाल आम जनता के जीवन में एक जगह बना करके थी, चाहे वो मामला डर का हो, चाहे वो मामला धर्म के नाम पर डर का हो, चाहे वो मामला धर्म के नाम पर डराने का हो, चाहे वो मामला मॉब लिंचिंग का हो, कई ऐसे मामले, उन सारे मामले, चाहे मामला मणिपुर का हो, चाहे मामला अभी जो पेपर लीक हुआ है नीट का, चाहे वो मामला हो, चाहे मामला रोजगार का हो, चाहे मामला महंगाई का हो, बेरोजगार का हो, किसानों का हो, वो सारे मामले राहुल गांधी ने उठाया। तरीका जो भी हो, अगर सदन में कोई आपत्ति है, अनसंसदीय, अनपार्लियामेंट्री अगर कुछ कहा जाता है तो उसको सदन की कार्रवाई से हटा दिया जाता है। लेकिन राहुल गांधी ने नेता विपक्ष होने के नाते अपनी बातों को रखा और भी सदन में कई नेताओं ने रखा। अब सवाल उठता है प्रधानमंत्री के जवाबी का, या उनके जवाब देने का, या फिर राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण पे धन्यवाद देने का। लेकिन उन्होंने सारे मुद्दों पे जवाब भी दिया। प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से जवाब दिया वो जवाब भी काफी काबिले तारीफ है। लेकिन प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी को बालक बुद्धि का, बालक मन कि एक बालक बुद्धि है, तो बालक बुद्धि है तो बालक तो उसको हम एडल्ट नहीं कह सकते हैं, उसको परिपक्व नहीं कर सकते। तो बालक तो चपल होता है, चपलता होता है, काफी बोलता है, उस पर फिर घबराना क्या, उसके ऊपर सीरियस क्या होना, बिल्कुल सीरियस नहीं होना। लेकिन शुरुआती दौर में माननीय प्रधानमंत्री ने सदन में सत्ता पक्ष के नेता, सदन के नेता होने के नाते उन्होंने सदन के नेता प्रतिपक्ष को बालक बुद्धि तो कहा, बालक बुद्धि है, चपलता है, कौतूहलता है, तो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देना है। कहीं ना कहीं राहुल गांधी की छवि को फिर से जो है उन्होंने डाउन करने की कोशिश की कि कोई बहुत बड़ी शख्सियत राहुल गांधी नहीं है। और राहुल गांधी बड़ी शख्सियत है कि नहीं, प्रश्न वह नहीं है। प्रश्न है कि राहुल गांधी ने जो सवाल दागे, जो सवाल उन्होंने सदन में उठाया, उस सवाल के जवाब जनता को मिलना चाहिए था। लेकिन बालक मन कह के, बालक बुद्धि कह करके पहले तो इग्नोर किया गया। लेकिन बाद में जिस तरह से प्रधानमंत्री ने नेता सदन होने के नाते उन्होंने जिस तरह से आक्रामक हमले किए, उन्होंने जिस तरह से कहे कि खबरदार, उन्होंने जिस तरह से कहे
कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ये एक जो ऐसा लगा कि सरकार नहीं बोल रही है, ऐसा लगा कि जैसे कि धमकाने जैसी स्थिति कि नहीं ऐसा करेंगे तो वैसा हो जाएगा और आपकी भाषा में जवाब दिया। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, आपने कहा कि यह बालक मन है, बालक बुद्धि है, तो कम से कम आप तो सही तरीके से इस बात को रख सकते हैं। अगर आप भी उसी भाषा में जवाब देंगे तो फिर काफी दिक्कत है, सदन में चलना काफी मुश्किल हो जाएगा ऐसी स्थिति में। तो इस बात को देखा गया कि माननीय प्रधानमंत्री ने एक सारी बातों का उन्होंने जवाब दिया। माननीय प्रधानमंत्री ने सारी बातों का, जितने भी प्रश्न थे उन सारे प्रश्नों का उन्होंने जवाब दिया, लेकिन लोकसभा के अंदर नहीं, राज्यसभा में उन्होंने दिया। उन्होंने राज्यसभा में मणिपुर की समस्याओं के बारे में उन पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हमारे मंत्री, हमारे गृह राज्य मंत्री लगभग सप्ताह भर से ज्यादा वहां रहे। उन्होंने कहा कि 500 से ज्यादा FIR हो चुके, कई लोग गिरफ्तारियां हो चुकी है, अब वहां का माहौल ठीक हो रहा है, अब वहां पर जो है धीरे धीरे आम जनजीवन पटरियों पे आ रही है। लेकिन ये सारे चीजें उन्होंने नीट पे भी बहुत अच्छा जवाब दिया। और सबसे बहुत अच्छी चीजें जो प्रधानमंत्री ने कही कि आइए सत्ता के साथ विपक्ष भी आए और मिल करके सरकार को चलाएं। जहां जहां विपक्ष की सरकार है, जिन राज्यों में जहां, आइए स्पर्धा उसमें करें कि आप बेहतर तरीके से चला सकते हैं कि हम बेहतर तरीके से चला सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात प्रधानमंत्री ने कही है जो कि सुननी चाहिए विपक्ष को, और एक बेहतर स्पर्धा होनी चाहिए कि कौन बेहतर तरीके से चला सकता है। आप भी विदेशी निवेश को आकर्षित करें, हम भी, और जहां जरूरत हो हम मिलकर काम करें। तो ये जो सबसे बड़ी बात है, नेता विपक्ष ने भी कहा, नेता पक्ष ने भी कहा, आपसी द्वंद, आपसी द्वेष वो अलग चीज है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लोकतंत्र की सबसे खूबसूरती यही है कि लोकतंत्र में सत्ता और विपक्ष दोनों महत्वपूर्ण अंग होते हैं। दोनों को जनता निर्वाचित करके भेजती है। जिन्हें 272 सीट मिल जाता है वो सरकार बनाने में उनको मिल जाती है, और जो नहीं उससे कम ला पाते तो विपक्ष में बैठते हैं। तो स्वाभाविक है, लेकिन दोनों का महत्व, दोनों को जनता ने चुना है, इसलिए सत्ता को भी विपक्ष को उतना ही महत्वपूर्ण मानना चाहिए। और सत्ता की भी जिम्मेदारी, विपक्ष की भी जिम्मेदारी है कि सत्ता बेहतर तरीके से कार्य करे, उस पर एक अंकुश, उस पर एक उनका जो है वॉचिंग वो होना चाहिए, वो देखते रहना चाहिए, जो विपक्ष बखूबी कर रहा है। लेकिन सत्ता पक्ष को यह महसूस करना होगा कि 10 साल बिना विपक्ष के वो चले, और ये 15वां साल जो है अब जो स्टार्ट हुआ है, ये तीसरा टर्म उन्हें विपक्ष के साथ चलना होगा, कोऑर्डिनेशन करना होगा, जिसकी पहल प्रधानमंत्री ने की। हालांकि राहुल गांधी ने भी इस बात को सदन में रखा। आप देखेंगे सदन की कार्रवाई तो आपको पता लगेगा, राहुल गांधी ने इस बात को रखा कि विपक्ष सत्ता का दुश्मन नहीं है, सत्ता पक्ष का, वह भी चाहता है कि देश चले, सरकार बेहतर तरीके चले, जहां जरूरत पड़े वहां विपक्ष का सहयोग लिया जाए। और इस पहल पे, राहुल के इस पहल पे प्रधानमंत्री ने भी बहुत बेहतर जवाब दिया, जो बहुत बेहतर देखने के लिए मिला कि वाकई में जो है कि सब मिलकर के कार्य करें। सभी मुद्दों पे बातें हुई, ये बातें प्रधानमंत्री ने कही और ये बातें सटीक भी है, सही भी है। उन्होंने कहा कि मैंने सारे केंद्रीय जांच एजेंसियों को खुली छूट दे रखी है कि वह कार्रवाई करे और ऐसे जो भी भ्रष्टाचारी है उनको जेल की सलाखों के पीछे लाए। लेकिन सवाल फिर वही जनता के मन में उठता है कि केंद्रीय एजेंसियों को खुली छूट दे रखी है, खुली छूट, फुल पावर, लेकिन सबके लिए या सिर्फ विपक्ष के नेताओं के लिए? ये बहुत बड़ी बातें हैं। किसके लिए खुली छूट है? सबके लिए। जो भी भ्रष्टाचारी है, जो भी गलत है, उसके लिए या सिर्फ विपक्ष के नेताओं के लिए? ये भी महत्वपूर्ण बातें हैं। और उससे बड़ी बात यह है कि आखिर क्या वजह है एक बालक मन कहने का? तो वजह जहां तक जो समझ में आती है कि यही बालक मन, यही बालक बुद्धि जो है हजारों किलोमीटर की यात्रा पैदल तय की, कन्याकुमारी से कश्मीर तक,
अरुणाचल प्रदेश से राजस्थान तक, गुजरात तक यही पैदल यात्रा करके भारत को जोड़ने का काम किया। और भारत को जोड़ने का काम यह हुआ, उसका परिणाम कि 303 से जो 400 पार जाने का जो रथ जाने वाला था, उसको 303 से ला करके 240 पे ला करके रख दिया गया। यही बालक मन, यही बालक बुद्धि, यही है बालपन, यही है बालपन जो 303 के आंकड़े को, जो 400 ले जाने की कवायद थी, उसको जो है 303 को जो बढ़ाने की कवायद थी, वह आकर के 240 पे निपट गया। और इसको अब डिटोरिएशन ही माना जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अब ढलान शुरू होगी, ऊंचाई यहीं तक थी। अब रही बात, प्रधानमंत्री ने सबसे बड़ी बात जो की, वह बात यह कि 99 का चक्कर, 3 टर्म से 100 से ज्यादा कांग्रेस नहीं जा पाई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पे यह हो जाती है कि कांग्रेस पार्टी देश में जो है 18 बार चुनाव हुए, और सबसे पहला चुनाव 1951 और 52 में हुआ था, 51-52 में। उस समय पहले चुनाव में ही कांग्रेस पार्टी ने 364 लोकसभा की सीटें जीती थी। हालांकि उसमें 545 लोकसभा की सीटें भी नहीं थी, कम थी, 400 प्लस थी। लेकिन उस समय 364 पहले चुनाव में कांग्रेस ने 364 लोकसभा की सीटें जीती थी। उसके बाद दूसरा चुनाव जो हुआ लोकसभा का 1957 में, उसमें कांग्रेस ने 371 लोकसभा की सीटें जीती थी। 1951 के बाद जनसंघ की स्थापना हुई। जनसंघ लंबे समय तक चुनाव में नहीं उतरे, लेकिन वो सफलता वो प्राप्त नहीं हुई। पहली बार जो है जब जनसंघ जनता पार्टी बनी, जनता पार्टी के बाद वह बीजेपी बनी, और 1984 में 1984 में जब 8वीं लोकसभा हुई, 8वीं लोकसभा का चुनाव हुआ, तो पहली बार इस पार्टी को 2 सांसद प्राप्त हुए। उसके बाद आंकड़ा बढ़ता गया। 1989 के 9वें लोकसभा चुनाव में 85 सीटें मिली, 91 में 10वीं लोकसभा चुनाव में 120 सीटें बीजेपी को मिली, 96 में 11वीं लोकसभा में 161 सीटें बीजेपी को मिली, 98 में 12वीं लोकसभा में 182 मिली, 13वीं में 182 मिली, 2004 के 14वें लोकसभा में 138 मिली, 2009 के 15वें लोकसभा में 116 मिला। तो कहीं घटना, फिर 14 में 282, 17वीं में 330, अब 2024 के 18वीं लोकसभा चुनाव में 240। तो ये आंकड़ा तो घटते बढ़ते रहता है, आंकड़ा घटना बढ़ा रही है। आंकड़ा जो है वक्त की हालात की स्थिति है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह भी मानना पड़ेगा कि देश के लोकतंत्र के लिए यह बहुत अच्छा समय है। एक समय था जब देश में सिर्फ कांग्रेस ही चलती थी। आजादी के बाद कांग्रेस 60 सालों तक कांग्रेस का एक शासन रहा, और भी कुछ पार्टियां आई गई, लेकिन कांग्रेस का ही शासन रहा। देश कहीं ना कहीं 1 पार्टी सिस्टम में उलझा हुआ था। बीजेपी का पदार्पण हुआ। बीजेपी जब आई सत्ता में, तो सत्ता में आने के बाद जो है 2 पार्टी सिस्टम, आज एनडीए और इंडिया अलायंस है। ये देश के लिए अच्छी बातें हैं। देश के मतदाता के लिए सबसे बड़ी बात है, डेमोक्रेसी की सबसे खूबसूरती है कि अगर एनडीए अलायंस के कार्यों में कुछ गड़बड़ी नजर आई, उन्होंने घटा दिया सीट, इंडिया अलायंस को मजबूत कर दिया। कल अगर एनडीए अलायंस के कार्यों में गड़बड़ी नजर आई और वो सुधार करने की कोशिश करें, जिन मुद्दों से जनता को ऐतराज है, जिन मुद्दों से समाज बच सकता है, देश बच सकता है, सद्भावना खराब हो सकती है, अगर लगेगा तो कल हो सकता है कि जनता और सीट कम कर दे, फिर इंडिया अलायंस के हाथ में सत्ता दे दे। इंडिया अलायंस के हाथ कुछ वो सही तरीके से नहीं चला पाएगी तो एनडीए अलायंस के हाथ में आएगी। आखिर क्या वजह है कि कांग्रेस इस स्थिति में? उसकी वजह यह है कि कांग्रेस ने लंबे शासनकाल में एक बदलाव जरूरत है लोकतंत्र में। कहीं ना कहीं जो है डिटोरिएशंस आई, तो बीजेपी को मौका मिला, तो बीजेपी को उसका लाभ उठाना चाहिए। बीजेपी को बेहतर परफॉर्मेंस करके देना चाहिए।
कहीं ना कहीं बीजेपी ने 2014 से 19 में परफॉर्मेंस किया, तो 1900 के बाद उनको 24 के बीच में बहुत अच्छा लीड मिला। लेकिन हो सकता है 2019 से 24 के बीच में परफॉर्मेंस में कमी रही, तो 24 में ये सीटें घट गई। तो ये तो चलता रहता है, ये किसी के सर्टिफिकेट्स या किसी के क्वालिफिकेशन या किसी के लेवल को नहीं ठहराता। सबसे बड़ी बात है कि संसद में जो बहस होती है, संसद में जो सदन चलता है, वो जनता के टैक्स से चलती है। और सबसे महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि उसमें सारगर्भित और महत्वपूर्ण मुद्दों पे बातचीत हो, महत्वपूर्ण मुद्दों पे चर्चा हो। और हालांकि एक मजबूत विपक्ष भी अब है और सत्ता भी है, तो ये तो चलती रहेगी। लेकिन इन सब के बीच में आपसी द्वंद्व से निकल करके 2024 की ये जो सरकार है, ये 29 तक बेहतर तरीके से कार्य करे, क्योंकि ये सरकार गठबंधन की सरकार है, दो महत्वपूर्ण घटक दलों के ऊपर बनी है सरकार है, के सहयोग से बनी है सरकार है। बेहतर कार्य करे और समीक्षा करना चाहिए। जब अगर ये समीक्षा होती है तो शायद लोकतंत्र को फायदा होगा, देश के 140 करोड़ जनता को फायदा होगा। आप बने रहें। धन्यवाद। मैं दीपक कुमार। जय हिंद, जय भीम।